हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में मैथ्स का सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट, साइंस मैथ्स ग्रुप का सेट 1। इसमें देखिए मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस एक सेट में करेंगे और 25 क्वेश्चन सेकेंड सेट में करेंगे। क्योंकि देखिए इसके हमने जब यूपी असिस्टेंट टीचर की सीरीज़ में जब यूपी टेट के प्रीवियस पेपर कराए थे तो उसमें एक सेट में हम 25 क्वेश्चंस रख रहे थे, तो अप्रॉक्स 1 आवर का बन रहा था। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इसमें एक्सप्लेन काफ़ी करना पड़ता है इसलिए टाइम लगता है, तो हम एक सेट में 25 ही क्वेश्चंस रखेंगे। और इसमें देखिए मैथ्स का जो हमारा ये फर्स्ट है सेट, आज क्वेश्चंस हैं 51 to 75, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग 76 से लेकर 100 तक करेंगे। तो इस तरह हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे मैथ्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हीरोन्स का सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हीरोन्स फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, ये हम लोग को पता है कि एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। इसमें ए बी सी क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं ट्रायंगल की, यानी कि उसकी साइड्स होती हैं, और एस जो होता है वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो हमें इतना पता है। और इसको निकालते कैसे हैं, तीनों साइडों का सम करके बाई 2, ठीक है। पेरीमीटर को कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अभी तक हम लोग एसएसटी साइंस में जो कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश का में बताइए, इंग्लिश में बताइए, और क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ होता है तो बताइए कम से कम इंग्लिश में। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हिंदी मीडियम वाले कि मैम आप इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज़ करती हैं तो उनको हिंदी में बताइए। तो दोनों को ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि देखिए ज़्यादातर मटेरियल हिंदी में मिलता है, ज़्यादातर बच्चे हिंदी के हैं। लेकिन ये सीरीज़ इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट की है क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बुक्स पूरी हिंदी में होती हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग टर्म्स यहाँ पे इंग्लिश का यूज़ करते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों की वजह से। वरना आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अंडरस्टैंडिंग की जितना ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें अगर ना समझ में आए तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आप लोग क्योंकि इतनी हिंदी और इतनी इंग्लिश दोनों को ही आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। यहाँ पर बेसिक एकदम वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला जो होता है ये होता है, हमें इसमें पता है कि एस पेरीमीटर है, ए बी सी साइड है, तो हम लोग जो साइड दे हुई हैं उनका सम बाई 2 करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यानी कि परिमाप निकाल लेते हैं। उसके बाद एरिया इस फॉर्मूले में रखकर हम लोग सीधा इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको कम से कम टाइम में हमें करना होता है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि यही फॉर्मूला लगा के करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला तो लगाए लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेटेड हो जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर इसको वैल्यू रखने पर ये वाली लाइन आती है 42 1 इंटू 27 इंटू 14, जैसे ही ये लाइन आती है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़े बड़े टर्म्स है ना सबके फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए 42 का होता है 6 इंटू 7, और 6 को हम फर्दर उसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कर दिया 6, और इंटू 7, 7 को फर्दर नहीं कर सकते हैं, 1 तो उसका कोई मतलब नहीं है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। 14 को क्या कर दिया, 2 इंटू 7 में कर दिया, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। तो हमने ये मिनिमम फैक्टर जो है इसके बना लिए। अब हमें ये क्योंकि अंडर रूट में है तो हमें कोई भी अगर डिजिट अंडर रूट में 2 बार होती है तो उसको बाहर अंडर रूट जब हटाते तो वो 1 बार आती है। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है, तो हमने 1 बार अंडर रूट हटा दिया और 1 बार लिख दिया, ठीक है, 2 को लिख दिया। फिर 3 को देखिए 1 2 3 4 टाइम्स है 3, ठीक है। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो 1 3 ये आएगा, 1 3 ये मिलकर बनाएगा, तो 1 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया। अब 7 भी 2 हैं, 7 को 1 हमने लिख लिया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 0.26, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज के बहुत क्वेश्चन है। समबाहु क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को कहते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी, अब ये होता क्या है, जिसकी सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है,
ये सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है और इसका हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल एंगल की या फिर समबाहु त्रिभुज की। अब इसका कह रहे हैं कि इसकी, तो अब जब सारी सेम है तो कोई एक ही साइड की बात करेंगे, तो उन्होंने एक साइड की वैल्यू दे दी 6√3 और पूछा है इसका एरिया बताएं। तो हमें पता है कि फार्मूला होता है सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये फार्मूला होता है एरिया का √3/4a²। यहाँ पर a क्या है, इसकी साइड है। अब क्योंकि एक कॉमन है इसलिए यहाँ पर इन्होंने कुछ भी a b c नहीं किया है, सिर्फ a लिख दिया है, कोई भी एक साइड। अब जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 6√3, तो जब हम 6√3 का स्क्वायर करेंगे, 6√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो होगा 6 × 6 और √3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 108 बनेगा। लिख दिया, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स, फिर क्या आंसर आ गया हमारा 27√3। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 53, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। सॉरी, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 54 था, ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ से अभी हम देखिए इसमें क्या करते हैं। देखिए क्या हुआ था कि दो क्वेश्चन सेम थे। ये जो 52 वाला था इसमें भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है, इसकी साइड दी हुई और एरिया बताया पूछा है। तो वही 53 क्वेश्चन था, बस ये वैल्यू अलग कर दी थी, तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया। हमने कहा इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और आंसर की तो हम टेलीग्राम पे दे ही देते हैं। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन गलती से इस वाले में लग गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है, ठीक है, डायगोनल, ये विकर्ण क्या होता है डायगोनल होता है, वर्ग क्या होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई दी है 6√2 सेंटीमीटर और इसका एरिया पूछा है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर है, डायगोनल दिया है 6√2 और एरिया पूछा है। अब देखिए ये हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की कि सारी साइड जो होती हैं वो इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, मान लिया अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, और जब ये 1 है क्योंकि ये स्क्वायर है तो जब इसका हम डायगोनल ये विकर्ण बनाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कि इसकी वैल्यू क्या आएगी √2 आएगी। अगर ये 1 है, मान ली कोई एक यूनिट स्क्वायर है 1 है वैल्यू, तो उसकी ये डायगोनल की वैल्यू क्या होगी √2 होगी। इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, तो बस यहीं पे हमने इसको कोरिलेट कर लिया है। हमें डायगोनल की वैल्यू दी हुई है 6√2, ये 6√2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 6 और 6, कोई भी साइड ले लें हम 6 होगी। ठीक है, तो इसी तरह एरिया का फॉर्मूला क्या होता है a² होता है। तो जब हम 6 रखेंगे साइड में तो हमें क्या मिलेगा 36 मिलेगा, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपीज़ प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान रुपीज़ में बताएं। देखिए एक व्यापारी है, देखिए इसमें लैंग्वेज प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन हैं और लैंग्वेज पे इन्होंने काम किया है। देखिए इसमें पहले तो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और इतने रुपए में बेचता है। बेचने को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस SP, और ख़रीदने को कहते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस CP। अब देखिए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, यानी कि दो वस्तुओं को, यानी कि एक वस्तु का उसका प्राइस ये हुआ 1875। ठीक है, और एक पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और जब दूसरी ही इतने रुपए की वस्तु बेच रहा है तो उसे 25% का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस कितना हो रहा है ये पूछा है। अब देखिए एक पे जब उसको एक पे बेचता है तो उसे 1875 रुपीज़ में बेचता है, तो जब दोनों को बेचेगा तो टोटल SP यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, टोटल SP जब हम निकालेंगे तो ऐड कर देंगे दोनों को, 3750 हमारी टोटल SP आ गई। अब हम देख रहे हैं कि हमें एक पे प्रॉफिट इतना हो रहा है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों को आजकल ये सब पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं भी पता है तो उनकी वजह से हम बता रहे हैं। देखिए जब भी कहते हैं कि इतने % का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो 25% जैसे हमने लिया है, तो 25% को हम अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हम कैसे लिख सकते हैं
25/100 है ना। तो जब 25/100 लिखेंगे तो और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 1 द 25 और ये 4 जाएगा, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है, जब प्रॉफिट हो रहा है यानी कि बढ़ा, इंक्रीजिंग, प्लस में आएगी, सेलिंग प्राइस जो होगा प्लस में आएगा, तो हम क्या करेंगे 4 में 1 ऐड कर देंगे तो उसका जो फ्रैक्शन आएगा प्रॉफिट के बाद वो 6/5 आएगा। और ये फ्रैक्शन जो होगा ये डिनोट करेगा कि ये जो आ रहा है ये हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस बेचने के बाद, और ये जो हो रहा है ये सीपी है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन वैल्यू ये कह रही है 1/4, ये बता रही है कि 4 पे उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 यूनिट पे उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 4 यूनिट उसकी कॉस्ट हो गई सीपी, और जब इस पे इसका 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने 6 ले लिया, ये हो जाएगा 5/4, 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये एक का यूनिट जो फ़ायदा हो रहा है, तो हमें सेलिंग प्राइस बेचने पे तो हो रहा है ना फ़ायदा, तो सेलिंग प्राइस की हमारी जो ये फैक्टर आएगा ये 5 आएगा, और ये जो आएगा 4 ये हमारा सीपी आएगा। अब 4 सीपी रही होगी और उस पर 5 एसपी पे जब हम बेचेंगे तभी तो हमें 1 का एक प्रॉफिट होगा जो कि यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखिए 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25/100 प्रॉफिट हो रहा है, हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/4। अब चूँकि प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ऐड करके लिखेंगे 5/4। यहाँ पर 5 क्या है, एसपी हुआ, और 4 क्या है, सीपी हुआ। 1 का प्रॉफिट हो रहा है तभी इस तरह से लिखा है। ठीक है, और एक और चीज़, प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि हम बेच ज़्यादा में रहे हैं, ख़रीदा कम में है, तभी तो फ़ायदा होगा। ख़रीदेंगे कम और बेचेंगे ज़्यादा में तभी तो फ़ायदा होगा। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम एसपी माइनस सीपी करेंगे। इसी तरह अगर लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे। क्यों, क्योंकि सीपी ज़्यादा होगी तभी नुकसान होगा, यानी कि हमने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेच दिया तो हमें नुकसान होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। अब इसमें कह रहे कि ये इसने बेचा है कितने में, 1875 में, तो यानी कि ये जो वैल्यू है 5 जो वैल्यू है ये 1875 के बराबर हो गई एक तरीके से। अब हम चेक करेंगे कि ये इसके कितने टाइम्स इक्वल है, तो जब हमने इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 375। अब जितना ही एसपी में हम जितने टाइम्स करेंगे उतना ही टाइम हमें सीपी में करना पड़ेगा, तो हम 4 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1500। इससे हमें क्या, इतनी कहानी से हमें क्या निकालना है, हमें सीपी पता चल गई जिस उस वस्तु पे जिस पे हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, इस तरह से हमने सीपी निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया कि कितने में उसने ख़रीदा। अब देखिए लॉस का क्या करेंगे, 25% का लॉस हो रहा है, तो लॉस में क्या करते हैं 1/4 पे उसे 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि इसकी एसपी कितनी रही होगी, 1 कम रही होगी, यानी कि 4 से 3 रही होगी बेचने पे। ठीक है, तो ये इसकी एसपी होगा, ये सीपी। एसपी की वैल्यू हमें पता है 1875, हमने इसको डिवाइड करके देख लिया कितने टाइम्स जा रहा है, 625 टाइम्स जा रहा है। तो सीपी भी हमें उतने टाइम्स करना पड़ेगा, 4 × 625 किया तो हमें मिला कितना 2500 रुपीज़। तो हमें दोनों वस्तुओं की अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर एसपी तो एक है लेकिन हमें सीपी नहीं पता कि सीपी सेम है या अलग अलग है। और देखिए यहाँ पे सीपी हमें अलग अलग मिल रही, इसकी 1500, इसकी 2500, तभी तो किसी एक का लॉस और एक का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए टोटल एसपी हमें यहाँ से पता है, टोटल सीपी हम निकाल लेंगे 1500 प्लस 2500 को ऐड करके कितनी आ गई, 4000 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल लॉस निकालना है। तो लॉस का फॉर्मूला अभी हमने बताया था क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस, यानी कि टोटल क्रय मूल्य माइनस टोटल विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जितने में ख़रीदा माइनस जितने में बेचा उतना हमें क्या मिल गया, लॉस मिल गया 250 रुपीज़। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अगर ये सब चीज़ें फैक्टर्स, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें पता होती हैं तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 kg चावल 70 रुपये पर किलोग्राम की दर से 20 किलो चावल 70.75 रुपीज़ पर किलोग्राम की दर से ख़रीदा है। यदि वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है तो 80.50 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उसका लाभ है, प्रॉफिट पूछा है। देखिए बहुत सिंपल है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने
सीपी की बात की है, यानी कि ख़रीदने की बात की है और अलग अलग क्वांटिटी ले लिए। तो देखिए 30 किलो चावल जो उन्होंने लिया है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें 30 किलो वाला जो चावल है उनके पास, वो 1 किलो उन्होंने 70 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, 70 रुपीज़ में ख़रीदा है, यानी कि 1 किलो की सीपी जो हो गई वो 70 रुपीज़ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 30 केजी की निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, इंटू 30 कर देंगे, तो हमें मिल गया 2100 रुपीज़। 30 किलो केजी वाले चावल की टोटल सीपी जो मिली वो हमें 2100 मिल गई। इसी तरह हमने क्या किया, 20 किलो वाली निकाल ली, 20 केजी वाली, तो हमने 20 इंटू इसको देखिए 70.75 दिया हुआ है, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमने इसकी सीपी निकाल ली। फिर क्या किया, दोनों की सीपी निकाल ली। क्यों, क्योंकि ये आगे क्या कर रहा है, दोनों चावलों को मिला रहा है, यानी कि टोटल सीपी हमें चाहिए रहेगी। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया और टोटल सीपी हमें मिल गई। अब आफ्टर मिक्सिंग ऑफ राइस, दोनों चावलों को मिलाने के बाद ये क्या कर रहा है कि 1 किलो चावल को इतने रुपए में बेच रहा है, ठीक है, 1 केजी चावल को बेच रहा है, यानी कि SP 80.5 रुपीज़ में बेच रहा है। तो दोनों मिलाने के बाद टोटल चावल कितने बनेंगे, 30 + 20 कितने बनेंगे, 50 केजी, 50 केजी बनेंगे। तो अगर हम 1 किलो का इतने में बेच रहे हैं तो हम 50 केजी को कितने में बेचेंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, यानी कि हमें टोटल SP पता चल गई। अब टोटल CP टोटल SP जैसे ही पता चलती है, हम प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमें प्रॉफिट निकालना है और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि SP ज़्यादा है, CP कम है। SP - CP ये हमारी वैल्यू रखती है 510, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर 10% के प्रॉफिट पर 935 रुपीज़ में बेचा जाता है। यदि वो 835 रुपीज़ में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती। देखिए वास्तविक हानि यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऐसा उसने किया नहीं है। उसने क्या किया है, 10% के प्रॉफिट पे उसने 935 रुपीज़ में बेच दिया है, बेच चुका है वो। अब वो सोच रहा है कि अगर उसको हम 835 रुपीज़ में बेचते तो हमें कितना लॉस होता। तो वो एक इमेजिनेशन ही तो हुआ। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। SP जो है हमें 935 पता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट हमें लाभ पता है 10%। अब ये कह रहे हैं कि अगर SP इतना होता तो हमें लॉस कितना होता, रुपीज़ में बताना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इससे चलेंगे हमेशा, ठीक है, 10% पे आएंगे। इससे हम क्या, इसके थ्रू क्या करेंगे, हमें SP पता है, अब हम क्या करेंगे, CP निकाल लेंगे। देखिए जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पता होती है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज पता हो और एक SP या CP में से एक कोई चीज़ पता हो, तो दूसरी हम जो चीज़ होगी वो निकाल लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे SP पता है, प्रॉफिट पता है, परसेंटेज, तो हम क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे। कैसे, परसेंटेज के थ्रू जाएंगे। 10% प्रॉफिट, अब इसका मतलब क्या हो गया, वैसे ही करेंगे। देखिए 10% यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये कह रहे हैं प्रॉफिट, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 अगर CP है तो हमारा SP क्या होगा, 11 हो जाएगा। SP वही लिखा है यहाँ पर 11/10। 11 का मतलब है SP और 10 का मतलब है CP, ठीक है। अब यहाँ पे SP की वैल्यू दी है, रियल वैल्यू, ये तो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से इसके मल्टीपल आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है इसका रियल वैल्यू दी है, कितने रुपीज़ में दी है, तो हम इस यूनिट को बराबर कर देंगे इतने रुपए में, ठीक है। तो ये जा रहा है 11 8 द 88, उसके बाद 11 5 द 55, 85 टाइम्स जा रहा है। तो इस तरह हम CP में जब इसी वैल्यू की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें CP पता चल जाएगी। तो 10 में हमने 85 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 850 रुपीज़ CP मिल गई, ठीक है। तो हमें इस तरह CP जैसे ही मिलती है। अब हम देखिए क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए अब हमें CP पता चल गई, SP कौन सा लें, तो SP ये वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो पहले ही हम कह चुके हैं कि इतने % इस पर प्रॉफिट हो रहा है। हमें ये कह रहा है कि इतने रुपए में बेचा जाए, यानी कि हम ये वाला SP लेंगे 835, ये वाला हम SP लेंगे। तो CP हमें मिल गया 850 और SP हमें 835, तो हम निकालेंगे कि 15 रुपीज़ का ये लॉस आ रहा है। देखिए CP ज़्यादा है, SP कम है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। देखिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत इजीली क्वेश्चन होते हैं, बहुत मज़ेदार। देखिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। CP पे हमेशा क्या मिलता है, जब भी हम प्रॉफिट
या लॉस, सॉरी, क्योंकि एमआरपी जो होता है, देखिए जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे मार्केट से उस पे क्या होता है, एमआरपी कुछ और होता है, ज़्यादा होता है, और उससे कम उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में हम लोग ख़रीदते हैं वो कितना, वो उससे कम ही होता है। एमआरपी देखकर वो हम लोग को देता है। कभी कभी ये करता है कि एमआरपी और सीपी सेम लगा देता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, ज़्यादातर इस क्वेश्चन में क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस से हमेशा बढ़कर एमआरपी मिलेगा, यानी कि मार्केट प्राइस जो होगा, मार्केट प्राइस वो हमेशा सीपी पे प्रॉफिट के बाद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एमपी पे जो भी दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो जब भी डिस्काउंट देता है वो हमेशा किस पे देता है, मार्क प्राइस पे देता है, ठीक है। मार्क प्राइस से जब डिस्काउंट देगा तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, तभी तो वो उतने पे बेचेगा ना। एमपी पे वो डिस्काउंट देता है 20%, 15%, 10%, उसके बाद वो क्या, वो जो रेट निकालता है वो एसपी, उसी पे वो बेच देता है हमको, तो वो क्या मिलता है, हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% प्रॉफिट के आधार पर अंकित कर देता है, ठीक है। अंकित हिंदी में कहते हैं अंकित मूल, एमपी को, मार्क प्राइस को कहते हैं अंकित मूल। तो जब मार्क्ड प्राइस 20% प्रॉफिट के हिसाब से आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि हमारी सीपी क्या है, 100 है। हम एज्यूम कर लेते हैं 100 सीपी चलकर, ठीक है। तो इस पे अगर हम 20% का प्रॉफिट लेंगे तब हमें एमपी मिलेगा, यही अभी हमें पता चला है, ठीक है। एमपी मिलेगा तो वो कितना मिल रहा है हमें, 120 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। 20% प्रॉफिट को अब हमने ये कैसे निकाला, तो देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5, 20/100 जब हम करेंगे। अब 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट के बाद क्या होगा, 6/5, माउस अजीब से चल रहा है, ठीक है, 6/5 हो गया। तो चाहे हम 100 का 20% लिखें, चाहे 20% प्रॉफिट लिखें, चाहे 100 का 6/5 करें, तो देखिए जब हम 100 का 6/5 करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 20, और 20 इंटू 6 कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को, आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, सीपी पे प्रॉफिट देने पर हमें एमपी मिल गया 120%, और ये हमें प्रॉफिट कितना देना है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहे हैं, उसे वो 15% छूट पर बेच देता है, यानी कि अब जो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा वो 15% डिस्काउंट के बाद मिलेगा। तो जब हम 15% डिस्काउंट देंगे इस एमपी पर देंगे, तो अब देखिए 15 क्या होता है, 15/100, ठीक है। अब डिस्काउंट की बात कर रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो जब 100 में से 15 डिस्काउंट कर रहा है, यानी कि कितना बचा, 85 मिला, ठीक है, 85 मिला, तो 85/100, ठीक है। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 17/20 मिल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बाद में इसको बढ़ाते नहीं है, पहले ही इसको क्या कर देते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 द 15, सॉरी 5 3 द 15 और 5 2 द 100, 5 2 द 10, ठीक है। तो 3/20 आया। अब ये कह रहे हैं कि जब डिस्काउंट कर रहे हैं, यानी कि कम, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना मिलेगी हमें वैल्यू, 17 मिलेगी, 17/20, ठीक है। तो इसी तरह जब हम 120 का 17/20 करेंगे तो 20 से ये जब कैंसिल हम इसको करेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा, और 17 इंटू 6 क्या होता है, 102 होता है। तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गया 102 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना है हमें। सेलिंग प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। तो सेलिंग प्राइस 102 और सीपी कितना हमने लिया था, 100 लिया था, तो 100 हो जाएगा। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत 189.5 रुपीज़ है। उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए इसमें क्या करना है, बस सिंपल ये देखना होता है इसमें कि क्वांटिटी वाली चीज़ वो चेक करते हैं क्वेश्चन से, कि एक पेयर का आप देख रहे हैं तो आप सारे पेयर का देखें। तो 1 पेयर का जो शूज़ का जो इनका कॉस्ट प्राइस है, प्रत्येक जोड़ी की कीमत, कॉस्ट प्राइस जो है वो 189.5 है। तो अब हम निकालेंगे कि जो जितने क्वांटिटी के इसने बेचे उसकी हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो अब हमें एक का तो हमें सीपी पता है, तो हमने 50 पेयर की सीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें मिल गया। अब इस एसपी ये कह रहा है कि इतने बेचने पर उसे
ये 10,000 रुपये में बेच रहा है ना, तो ये इतने ही पेयर यानी कि 50 पेयर का SP जो होगा वो 10,000 रुपये हो गया। अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, SP माइनस CP यानी कि 10,000 माइनस 9475 कितना आ गया 525, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। देखिए इसमें इस वाले सेट में इन्होंने प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन है, एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। देखिए हम लोग को पता है 4 जो यूनिट डिजिट की बात की, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, तो 4 किस किस में आता है 4, देखिए 64 आता है, ठीक है, 8 का होता है ये, और उसके बाद अगर हम चलें 12 पे चलें तो हमें मिलता है 144, माउस बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। इसके बाद हम किस पे चलें 16 तो 6 आएगा लास्ट में, 79 आएगा, 18 हमारा जो देगा 324 देगा, ठीक है। वैसे इतने परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक एट लीस्ट, ठीक है। तो 324, तो इस तरह से हमें 4 मिल रहा है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। अब हम देखें अगर मान लिया हम 144 को चेक करें तो इसका वर्गमूल यानी कि हम इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो ये 12 आएगा, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर अगर 144 है तो इसका अंडर रूट निकालने पे 12 आएगा। तो वो कह रहे हैं कि वो इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और आगे इन्होंने ये एक कंडीशन दे दी है 2 या 8, तो ये भी हो सकता है, तो हम इस पे चलेंगे। जब हम 18 पे गए तो हमने देखा कि हमें इसका 18 का स्क्वायर करने पर तो हमें यूनिट डिजिट 4 मिली है, और इसका अंडर रूट करने पर मतलब 18 का यूनिट डिजिट क्या है 8 है, यानी कि 2 या 8 दोनों मिल सकते हैं। यानी कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, तो उसका जो अंडर रूट निकालेंगे तो वो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, यानी कि 2 या 8। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए बेसिकली हमें इतना तो पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट देखकर हमें समझ आना चाहिए। तो 6 भी आता है और 4 भी आता है, लेकिन 2 कभी भी यूनिट डिजिट 2 नहीं आता है। किसी का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 2 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा 35/37, तो cot थीटा का मान क्या है। तो देखिए cos थीटा, इसमें हमें ये डायग्राम पता होना चाहिए। इसको हमने देखिए इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में लिख दिया है, लंब कर्ण और आधार, इधर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, इसको कहते हैं। अब देखिए cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसकी वैल्यू दी है 35/37, तो हमने यहाँ पर 35 लिख दिया और इसको 37 लिख दिया। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है तो हमने क्या किया, ऑप्शन देखा। अब देखिए ऑप्शन में 35, 37 के अलावा एक ही डिजिट दी है 12, यानी कि इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी 12 होगी। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया 35/12। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा 0 लेस देन। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं, कंडीशन दे दी है थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इन्होंने कंडीशन दे दी है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसके कई सारे तरीके हैं। एक तो हम इसको ये वो लॉन्ग मेथड है जो हम अभी बताने जा रहे हैं, साइन सी पढ़ा होगा, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला। इस फार्मूले से हम इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इस फार्मूले में वैल्यू रखो फिर निकालो। अब इसका दूसरा एक तरीका है कि हम थीटा की वैल्यू एज्यूम करें और इसमें रख कर देखें। जो थीटा की वैल्यू जब हम इस LHS की तरफ रखेंगे वही वैल्यू इधर भी आनी चाहिए, ठीक है, दोनों मतलब इक्वल होनी चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 30 से जब हमने स्टार्ट किया तो साइन 30 लिखा, साइन 5 थीटा यानी कि यहाँ पे
30 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30 150 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 30 क्या 90 हो जाएगा। अब देखिए हमें साइन 90 की वैल्यू पता है कि ये 1 होती है, यानी कि इस तरफ भी सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, साइन 150 की भी वैल्यू 1/2 होती है। देखिए ये हमें पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगी या फिर माइनस प्लस में कन्फ्यूज़ होंगे, तो उनका तरीका है या तो वो टेबल याद कर लें जो पूरी 180 तक होती है, या फिर इसको क्या करें 180 माइनस 30 कर लें। ठीक है, साइन 180 माइनस 30, तो क्वाड्रेंट उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट। तो इधर 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इस वाले में क्वाड्रेंट में आएगी, यानी कि साइन और कोसेक को छोड़कर सब माइनस होते हैं, इसमें ये कंडीशन होती है, यानी कि माइनस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन है। अब साइन है और प्लस ये 180 माइनस थीटा को हमने 150 कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होती है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। ठीक है, और डायरेक्टली भी हमें पता होनी चाहिए कि साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब जब ये हाफ प्लस हाफ क्या 1 बन जाएगा, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब थीटा हमने सही एज्यूम किया था। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी, यही हमें निकालना है। नेक्स्ट है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है, यानी कि cos साइन का फॉर्मूले आएंगे, तो tan को या cot हो तो हम उसको चेंज कर लेंगे साइन cos में। तो जब हम इसको यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप थोड़े किए हैं, जब इसको हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस मिलेगा। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस होगा, तो कॉस और इधर 1 माइनस है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर ऊपर कॉस आ जाएगा 1 की जगह, कॉस माइनस, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस का साइन रहेगा साइन, और जो इसके नीचे यहाँ पे कॉस आ रहा था वो यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। जिनको भी ये स्टेप ना समझ आया होगा वो इसको इस तरह से साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तो ये हमें स्टेप मिल जाएगा। उसी तरह हमने क्या किया, कॉट ए को चेंज कर लिया, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा इसमें। तो जब कॉस अपॉन साइन करेंगे और साइन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आएगा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बनेगा, जो कि ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा साइन स्क्वायर है, उसके बाद पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, यानी कि अगर हम यहाँ पे माइनस, इसका माइनस हम बाहर यहाँ पर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इसकी तरह। वही हमने किया, तो हमने यहाँ पर माइनस ले लिया, यहाँ पर माइनस आ गया और नीचे क्या बन गया, कॉस ए माइनस साइन ए। जब नीचे बेस सेम होते हैं दोनों तरफ तो एलसीएम क्या होता है, वही रहता है, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये जॉइंट हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए, और ये जो हमने माइनस बाहर लिया था ये क्या, ये वाला साइन दिखा रहा है, माइनस साइन स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई और ए प्लस बी यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये कॉस ए माइनस साइन ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या मिल रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल जब ये आ जाता है तो हमारी सारी मुसीबत ख़त्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब 1 बनने वाला है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए कॉस ए। ये वैल्यू जो हो गई ये 1 बन गई हमारी, और ये वैल्यू जो होती है ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। यही यहाँ पर हमें दिया है 1 प्लस साइन 2a। देखिए इसके और भी तरीके हैं, यहाँ पर हम एंगल एज्यूम करके रख सकते हैं और उस तरह से निकाल सकते हैं, और फिर हम इन ऑप्शन में चेक करें कि वही एंगल किस में सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हो सकता हो हमने वो एंगल ना लिया हो, और अगर इत्तेफाक से हमने वही एंगल ले लिया जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा कंडीशन को, तो हमारा ईजी हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे इसी तरह। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी तरह कीजिएगा, या फिर अगर आप लोगों को और कोई शॉर्ट ट्रिक आती हो तो उसी से कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ लेके चल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो और थोड़ा बेस से रिलेटेड हो। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने ट्रिक्स पढ़ी हो, हर किसी ने कोचिंग ज्वाइन की हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ें लेकर चल रहे हैं ताकि
आसान हो सके। और बाकी इसका सॉल्यूशन जो घटना चक्र इसके प्रैक्टिस सेट में दिया है वो हम टेलीग्राम पे आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे, तो जिनको हमारा सॉल्यूशन ना समझ में आए वो देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ट्रायंगल ABC में B जो है वो सम कोण है। सम कोण मतलब होता है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। BD उसकी ऊंचाई है, AD 9 है, DC 16 है। BD की वैल्यू निकालिए। तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, B को 90 डिग्री बनाते हुए ABC एक ट्रायंगल बना लिया। BD इसकी ऊंचाई है, यानी कि इसकी जो है हाइट होगी, ये हाइट होगी इसकी। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये D है पॉइंट। अब ये कह रहे हैं AD की वैल्यू 9 है और CD की वैल्यू 16 है और BD की यानी कि जो इसकी हाइट है उसकी वैल्यू पूछी है। तो जब भी इस तरह का कुछ ट्रायंगल बनता है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनता है जब, तब हमें ये फॉर्मूला पता होता है कि ये जो वैल्यू है BD स्क्वायर जो है ये इक्वल है AD मल्टीप्लाई CD के। ठीक है, तो BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD हो जाएगा। AD 9 CD 16, ये 144 आ गया। स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट क्या होता है 12 होता है, यानी कि 12 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल PQR में एंगल QPR। देखिए इसको अच्छे से देखिएगा। एंगल QPR 45 दिया है। PQR और PRQ का द्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। QOR निकालिए। अब देखिए सबसे पहले तो इतने ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म्स इन्होंने यहाँ पर कर दिए हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके डायग्राम के थ्रू करेंगे। PQR में QPR सबसे पहले हमें 45 दिया है, तो हमने क्या किया दिया, P यहीं से स्टार्ट कर दिया PQR, और एंगल P को हमने क्या किया 45 ले लिया, 45 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि जो PQR है और PRQ है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये द्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। इसको हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इसका बाइसेक्टर, द्विभाजक मतलब हो गया बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसका हम जब बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो मिल रहा है हमें O पॉइंट पे। अब ये कह रहे हैं QOR, यानी कि QOR ये वाला हमें बताना है एंगल। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, मतलब एक तरीके से ये इन सेंटर बन रहा है। इन सेंटर के तब बनता है जब हम यहाँ के जो एंगल होते हैं उनका बाइसेक्टर करके जब हम आगे इनको प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वो जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को, इस एंगल को निकालने के लिए 90 प्लस ये वाला एंगल बाई 2। ठीक है, देखिए इन सेंटर का फॉर्मूला होता है 90 प्लस ये वाला एंगल जो ऊपर वाला होता है, यहाँ पर इसको P ले लेते हैं बाई 2। ठीक है, इसका हाफ प्लस 90 डिग्री समझ लीजिए। तो वही हमने किया है 90 प्लस QPR, यानी कि ये वाला एंगल बाई 2, यानी कि ये 45 है, 45 बाई 2 ये कितना आ गया 22.5, और फिर जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 112.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी सारी साइड इक्वल हैं और उसके सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री हैं। ठीक है, अंतः त्रिज्या कह रहे हैं, यानी कि अंदर एक सर्किल होगा। ठीक है, उसमें अंदर जो रेडियस होगी उस अंदर वाले सर्किल की, इन सर्किल की जो रेडियस होगी वो स्मॉल r होगी, और जो बड़ा वाला एंगल है बाह्य त्रिज्या का मतलब है कि इसके बाहर भी एक सर्कल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर जो सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल R होगी, हमने मान ली। तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये R हो गया और ये कैपिटल R हो गया। अब देखिए हमें ये पता होती है कि जब भी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो ये अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें और ये जो पॉइंट होता है, इन सर्कल वाला जो पॉइंट होता है, ये हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है एक दूसरे को। ठीक है, एक्सटीरियर वाला रेडियस और इंटीरियर वाला जो रेडियस होता है ये एक दूसरे को 2:1 रेशियो में। अब आप सोचोगे ये R है तो हम यहाँ कैसे आ रहे हैं, तो देखिए ये R है तो ये भी तो R है, ये स्मॉल r है ना, तो ये यानी कि ये कितने में 2:1 में स्प्लिट कर रहा है इसको, 2:1 रेशियो में जब कर रहा है। और R की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, तो जब ये 1 है इसका वैल्यू और जब ये 10 सेंटीमीटर है तो कैपिटल R की क्या है 2 रेशियो है, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे, यानी कि कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट।
नेक्स्ट है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था, देखिए बहुत सारी कंडीशन होती है। इन सेंटर जो होता है, जब भी हम अंदर के जो एंगल होते हैं इनका जब हम बाइसेक्ट करके ड्रॉ करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो हमें सेंटर मिलता है उसको हम कहते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। परिकेंद्र क्या होता है, सरकम सेंटर। जब भी परिकेंद्र का मतलब है कि सर्कल बाहर है, ठीक है, परिकेंद्र का ये मतलब है। और इसमें क्या होता है कि हम ये जो साइड होती हैं हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये दोनों सेम पार्ट में डिवाइड हो गई, इक्वल। तो इस तरह से लाइन जब ड्रॉ आती है, अंदर आती है और जो एक पॉइंट पे कट करती है, इसको हम कहते हैं सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। मध्य केंद्र हम लोग को पता है सेंट्रोइड को कहते हैं। लंब केंद्र क्या होता है बताते हैं अभी। लंब केंद्र देखिए होता है जो इस एंगल से इससे होकर जाएगी, वो दूसरी वाली ये जो सामने वाली साइड होती है ना, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको हम कहते हैं लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर। इस तरह ही इधर भी करेगी, इधर भी करेगी 90, यानी कि यहाँ पे 90 बनाएगी, यहाँ पे 90 बनाएगी। ये जो कट करेगी एक पॉइंट पे, इस सेंटर को कहेंगे ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, पता होनी चाहिए। तो कोणों के समद्विभाजक जब कहें, एंगल बाइसेक्टर कहें ना, तो इन सेंटर हमेशा आएगा। नेक्स्ट है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, P त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो BPC का मान बताइए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये इन्होंने बता रखा है, P त्रिभुज का लंब केंद्र है। लंब केंद्र अभी हमने बताया था ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि साइड पे जैसे ही हम इसको ले जाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो बस हमने वही किया, एक ट्रायंगल बनाया B और C को। अब हम देख रहे हैं कि हमें BPC चाहिए। ABC तो है, अब ये P कहाँ से आ रहा है, यानी कि ये लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। तो हमें इसको इस तरह से हमें ड्रॉ करना होगा और इसको यहाँ तक ले जाना होगा, तभी ये ऑर्थो सेंटर प्रूफ होगा और ये 90 डिग्री बनाएगा। इसी तरह ये भी इस तरह जाएगा और 90 डिग्री बनाएगा। अब देखिए, अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, इसका मतलब कि इसके सारे जो एंगल हैं इसके वो 60 डिग्री हैं, यानी कि ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा और एंगल B भी 60 होगा। ठीक है, अब जब हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला जो हमारा ये एंगल जो बन रहा है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है। देखिए इस तरह से बन रहा है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लें तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो जब ये 90 बन रहा है तो एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों का सम 180 होना चाहिए। और ये वाला एंगल भी हमें पूरा मिल रहा है, यानी कि 60 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा, ये वाला 30 होगा, तभी एंगल की प्रॉपर्टी 180 डिग्री हो पाएगी। अब ये 30 है तो ये भी 30 है। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब ये 30 है तो ये वाला भी 30 है, और जब ये दोनों 30 हैं तो हम ये वाला नहीं निकाल सकते हैं एंगल, बस निकाल लेंगे 1 BPC, यही हमें निकालना है। BPC इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 60, कितना आ गया 120। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ABC, देखिए इसको हम पढ़ते नहीं है। इसमें क्या किया है इन्होंने, ABC एक ट्रायंगल दिया है और इन्होंने कहा है कि D और E इस तरह से हैं कि ये BC के पैरेलल हैं। ऑब्वियसली अब BC के पैरेलल होंगे तो ये कुछ इस तरह से बने होंगे D और E। अब इन्होंने वैल्यू सीधा दे रखी है, AD की वैल्यू x है, BD की वैल्यू x-3 है, AE की वैल्यू x+3 है और EC की वैल्यू x-2 है। और ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू हमें बताइए। तो जब भी इसमें से x की वैल्यू बतानी, जबकि इस तरह का ट्रायंगल बनता है और ये सिचुएशन होती है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या आते हैं, ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल की क्या आता है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी बड़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये वाली सिचुएशन आती है, जिसको हिंदी में समरूपता कहते हैं। ठीक है, समरूपता के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन आती है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो x हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x-2 x² बना माइनस 2x, ये a+b और a-b बना, यानी कि a² माइनस b² x² माइनस 9 हो गया। अब x² तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ, क्या बचेगा, माइनस b साइन हट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9 बचेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 9/2, यानी कि x की वैल्यू 4.5।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मध्यिकाओं पे क्वेश्चन है, यानी कि मीडियंस पे क्वेश्चन है। उसकी लंबाई दी गई है 18, 24 और 30 और एरिया पूछा है त्रिभुज का। अब देखिए नॉर्मली तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, नॉर्मली जो भी साइड होती हैं साइड का ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन अगर यहाँ पे मीडियन ये जो होती है, मीडियन की वैल्यूज़ अगर हमें पता हो और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लगाना हो एरिया का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे क्या फैक्टर कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये पूरा लंबा चौड़ा प्रूफ है, प्रूफ होकर ये चीज़ आती है। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि टाइम इतना नहीं है तो प्रूफ आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले पे बात करेंगे। 4/3 और सेम है, बस m1 m2 m3 आ जाएगा साइड की जगह, अलग अलग मीडियंस आ जाएंगी। बस इस टर्म को याद रखिएगा कि 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। अब या तो देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो इस फॉर्मूले में सीधा m1 m2 m3 की वैल्यू लगाइए, s निकाल लिए इन्हीं के अकॉर्डिंग, वैसे ही निकलेगा। s कैसे निकलेगा इसमें, जैसे उसमें निकलता है a + b + c/2, इसमें क्या निकलेगा m1 + m2 + m3/2। ऐसे ही जब यहाँ s निकल आएगा तो यहाँ m1 m2 m3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा मेथड, ठीक है, टाइम होता है कम। तो अब हमें शॉर्ट देखिए इसमें ये होता है कि जो भी ये वैल्यूज़ दी हैं 18, 24, 30, इन्हें हमें घूर के देखना होता है। इन्हें जब हम घूर के देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। ट्रिपलेट बन रहा है इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी। तो अब हम कैसे इसको बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 18 का स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 होंगी उनको चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है, दो स्मॉलेस्ट वैल्यू का स्क्वायर करके जब हम सम करेंगे तभी तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, अब हम 18 का स्क्वायर करेंगे 324, हमें पता ही है, 24 का भी हमें पता है 576 होता है। बस हम इसको ऐड करके एक बार चेक कर लेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये ऐड करने पे 900 आ रहा है। वो क्या है, 30 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये ट्रिपलेट बन रहा है। जो यहाँ पे वैल्यू दी है ये ट्रिपलेट की है। इससे ये पता चलता है कि अब हम क्या करेंगे, जो कि हम नॉर्मली, अब यहाँ पर ये मीडियन की वैल्यूज़ दे रखी है। अभी हम ये भी बताते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए यहाँ पे मीडियंस की वैल्यू दे रखी है, अगर साइड की वैल्यू दी होती तो हम सिंपल क्या करते, इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते, अगर ये ट्रिपलेट हमें इस तरह से मिल रहा होता। लेकिन बेस इंटू हाइट कर देते अगर ये ट्रिपलेट मिल रहा होता। बट यहाँ पर वैल्यू साइड की नहीं, मीडियन की दे रखी है। अब मीडियन की जब वैल्यू दे रखी होती है तो हम यहाँ पर एक टर्म ऐड कर देते हैं 2/3। 1/2 की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2/3 करते हैं। 2/3 इंटू दोनों स्मॉल साइड का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 18 और 24। इनका स्मॉल साइड इन्होंने इसलिए कहा है ताकि हम समझ जाएं कि ये ट्रिपलेट जो बन रहा है 18 और 24, यानी कि बेस इनमें से एक, कोई भी बेस एक है हाइट होगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन है इनका मतलब। तो 18 इंटू 24 जब हम ये करेंगे तो हम सीधा एरिया निकाल सकते हैं 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमने मीडियन का डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से बस ये फैक्टर याद रखिएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम मीडियन का वैल्यू से हम एरिया निकालेंगे। और जब नॉर्मली निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सोचिए कि सोचने वाली बात है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए जब भी ये जो हम मीडियन बना रहे हैं, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यही इन्हीं की वैल्यू दे रखी है। अब ये तीनों जो लाइन हैं ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसलिए इन तीनों की जो वैल्यू है ये मिलकर एक समकोण त्रिभुज बना रही है जो कि इस पूरे ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। अब एग्जैक्टली वही तो हम फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया तो निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड नहीं बल्कि मीडियन दे रखी हैं। तो ये चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, चाहिएगा तो अलग अलग दोनों के फॉर्मूले लिख लीजिएगा। एक सिंपल जो साइड के साथ फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला, और एक मीडियन के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये वाला मेथड लंबा जाएगा, इसलिए इस वाले मेथड से कीजिएगा तो ये अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है तो, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो यही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, 4/3 वाला हीरोन्स फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपीज़ की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद 10% बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सेसिव
ये क्या कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है उसको देखते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत इजी है। 100 रुपीज़ की एक वस्तु है, उसमें क्या करें 10% बढ़ा दी जा रही है, यानी कि 10% को जब हम बढ़ाएंगे यानी कि क्या होगा 11/10 हो जाएगा उसका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और जब हम बढ़ाएंगे तो 10 में 1 कितना बढ़ा 11/10, वही यहाँ पे किया है। और जब हम कम करेंगे, सॉरी दोनों बार बढ़ाया है, कम करने की बात ही नहीं है, वरना 9/10 हो जाता। तो 11/10 मल्टीप्लाई फ़ौरन ही 10% से भी फिर बढ़ा दी, तो फिर से हमने 11/10 कर दिया, सक्सेसिव ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये 100 से ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 121 बचा। अब कुछ लोग क्या करेंगे 121 देकर इसको सीधा टिक कर देंगे, ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं कहा है कि टोटल कितना जो है हमें वैल्यू मिल रही है, इसमें कहा है गेन कितना हो रहा है, कितना बढ़ के हो रहा है। तो जो बढ़ रहा है, जितना ग्रोथ हो रही है, हमें वो निकालना है। ग्रोथ कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। फाइनल हमें कितना मिला है 121, इनिशियल कितना था 100 था, 121 माइनस 100 21 का हमें ग्रोथ मिल रही है, यानी कि कुल वृद्धि जो मिल रही है वो 21 रुपीज़ की मिल रही है। नेक्स्ट है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं और उनमें से 40% महिलाओं ने 60% और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का परसेंटेज कितना था। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे कोई परसेंटेज एक की दी होती है, महिला पुरुष हो, कोई हो, बच्चे हो, कोई भी, तो हम क्या करते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आता है। कैसे? अगर मान लिए 100% हम हर चीज़ 100% लेके चलते हैं, अगर महिला कर्मचारी जो हैं वो फीमेल जो हैं वो 40% है, तो मेल कितने होंगे ऑटोमेटिकली, कितने होंगे 60% होंगे मेल। तो वही हमें यहाँ पर लेके चलना है कॉन्सेप्ट। अब 60% मेल है और फीमेल 40% है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उनमें से, यानी कि 40% जो फीमेल है, इनमें से 40% सिर्फ फीमेल ने इनको वोट किया है। तो 40 का, यानी कि अगर ये मान लीजिए टोटल वहाँ पे आदमी, टोटल लोग 100 हैं और उनमें से 40% का क्या मतलब है, 40 फीमेल होंगी और 60 मेल होंगे। तो 40 फीमेल का 40 का हम 40% निकाल लेंगे, तो कितना 40 का 40% जब निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16 मिलेगा। कितनी, यानी कि 16 फीमेल्स ने वोट किया है। इसी तरह हम 60, यानी कि अगर टोटल 100 हैं जिनमें से 40% फीमेल हैं तो बचे 60% मेल। इसका मतलब है कि 60 जो लोग हैं वहाँ पे वो मेल हैं, तो 60 लोगों का 60% हम निकालेंगे। लोग मतलब पुरुष हम यहाँ पे बात करें, 60 मेल्स का हम 60% निकालेंगे जिन्होंने वोट किया है। जब ये करेंगे 60/100 करेंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 इनका नंबर। 36 मेल ने वोट किया है, ठीक है। तो टोटल वोट कितने इनको पड़े 16 + 36, दोनों मेल और फीमेल का मिलाकर, यानी कि टोटल 52 वोट पड़े। अब ये कह रहे हैं मेरे मतों का परसेंटेज कितना है। देखिए यहाँ पे भी सही हो जाता 52, अगर आप ये वाला यहाँ तक करके कर देंगे तो वो आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 100 लिया है इसलिए सही हो जाता। अब देखिए जब हमें, लेकिन यहाँ पर अगर 100 की कोई और वैल्यू होती तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही पड़ता। अब यहाँ पे क्योंकि पूछा है परसेंटेज, ना कि वोट पूछे हैं, टोटल वोट नहीं पूछे हैं, परसेंटेज पूछा है, यानी कि 52 वोट मिल रहे हैं इसे। कितने लोगों में, टोटल कितने लोग हैं 100 लोग हैं। ये जो 100 है ये लोग टोटल लोगों वाला है, यानी कि मेल प्लस फीमेल टोटल जितने हैं 100 हैं, और फिर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 ये वाला है, ठीक है। तो वोट परसेंटेज निकालेंगे, वोट टोटल वोट अपॉन टोटल लोग जितने हैं मेल फीमेल वो कितने हैं 100 है इंटू 100, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, 52% ही आया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए हैं। 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे। इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% का गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने % अंक प्राप्त किए थे। देखिए इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पहले इसको समझाते हैं फिर बताते हैं कैसे करना है। देखिए हम लोग किसी क्लास में हैं जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, और उसमें जब हमें मार्क्स मिलते हैं तो हमारी जो परसेंटेज आती है वो 60% आती है, ठीक है। यही मतलब हुआ 5 सब्जेक्ट पे हमें 60% परसेंटेज हमारी आती है। लेकिन 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें इक्वल एक तो कंडीशन दे रखी है कि इक्वल मार्क्स मिले, 2 ऑप्शनल और हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 7 सब्जेक्ट हो गए।
5 की इन्होंने कंडीशन दे रखी है और उसमें 2 ऑप्शनल भी हैं, टोटल कितने 7 सब्जेक्ट हो गए, और 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज उन्होंने दे रखा है वो 60% उन्होंने बताया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। अब जब ये इसके 2 ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं इनका जब हम परसेंटेज इसमें ऐड करेंगे तो वो कम हो जाता है 60 से, कितना हो जाता है, यानी कि टोटल 7 सब्जेक्ट का हो जाता है 56%। 4% कम होने का मतलब क्या है, 56% हो गया टोटल। तो अब हमें ये बताना है कि इनका परसेंटेज जो था एक सब्जेक्ट का कितना था, ये हमें बताना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है ऑप्शनल वाले की। तो अब देखिए हम यहाँ पर कैसे नॉर्मली जब भी हमारे रिजल्ट आते हैं तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसको नीचे रखते हैं और जितने भी मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है मोस्टली, तो यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं यानी कि 500 इंटू 100 ऐसे ही तो करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 100 नहीं लिखा है। हमने यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि 5 सब्जेक्ट हैं और उस पर जब पर सब्जेक्ट जब हमें ये 60% मिल रहा है यानी कि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें ये मिलेगा, यानी कि 5 6 30, 300 मार्क्स हैं टोटल। 500 में इसको मार्क्स मिल रहे हैं 300, तभी तो ये 60% बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 5 सब्जेक्ट पे 300 मार्क्स हैं इसके, तभी ये 60% है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60 तो हमें 300 मिल जाएगा। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, ये 4% कम हो रहा है। तो जब 4% कम हो रहा है यानी कि ये परसेंटेज हमें पता है 56% हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, 2 और ऐड होके हो रहे हैं, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा 7 सब्जेक्ट का हम निकालेंगे। अब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो 7 6 था 42, उसके बाद 7 5 था, जब हम करेंगे 35 और प्लस 4 39। तो ये जो हमें टोटल मिल रहा है यानी कि 7 सब्जेक्ट के जो हमें टोटल मार्क्स मिल रहे हैं वो 392 मिल रहे हैं। यानी कि इस 5 सब्जेक्ट में 300 मार्क्स मिल रहे थे और जब 700 का हमने जोड़ा, 7 सब्जेक्ट का जोड़ा, तो हमें टोटल मार्क्स कितने 392 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर हम टोटल मार्क्स में से इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स माइनस कर दें तो हमें ऑप्शनल के मार्क्स पता चल जाएंगे। वही हमने किया है, ऑप्शनल के दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं 392 माइनस 392 मार्क्स हमें मिल रहे हैं। इन दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें 92 मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मार्क्स नहीं पूछा है, यहाँ पे परसेंटेज पूछी है, तो हमें आगे आना होगा। अब देखिए 2 दोनों सब्जेक्ट में 92 मार्क्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि इक्वल मार्क्स मिले, यानी कि एक सब्जेक्ट में कितने मिले होंगे, बाई 2 कर देंगे, 46 मार्क्स मिले, एक सब्जेक्ट में 46 मार्क्स मिले। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 46/100। क्यों, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने का था 100 का था और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 करेंगे इंटू 100, तो हमें कितना मिल जाएगा 46% मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें ए एक अभाज्य संख्या है और बी एक भाज्य संख्या है। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य कहते हैं जो कि किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है, और भाज्य कहते हैं जो कि डिविजिबल हो जाए। इस तरह से ए प्लस बी, यानी कि अगर ए और बी, ए जो है वो अभाज्य किसी से डिवाइड नहीं होगा, बी जो है एक डिविजिबल नंबर है और इन दोनों का जो ऐड करेंगे तो 240 आएगा। ये एक इन्होंने कंडीशन दे रखी है। दूसरी दे रखी है कि ए और बी का जो एलसीएम है वो 4199 है, तो ए और बी का वैल्यू बताएं। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा हम ये जो एलसीएम वाली यूनिट दी होगी इसको हम एलसीएम ले लेंगे। अब जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हम सबसे पहले तो ये 9 देकर हम 3 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। 3 से करेंगे नहीं जाएगा, 7 से करेंगे क्योंकि ऑड है, 7 से करेंगे नहीं जाएगा, 9 से करेंगे नहीं जाएगा, 13 पे आएंगे तो ये जाएगा। तो कितना मिल रहा है हमें 323 मिल रहा है। फिर 13 से फर्दर करेंगे तो नहीं जाएगा, 17 पे आएंगे, फिर हम 17 से करेंगे तो ये जाएगा। अब 19 फर्दर फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो हमें इसके ये प्राइम फैक्टर मिल गया 3 17 19, ठीक है, ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। अब देखिए ए ऑप्शन तो पहले ही देखते ख़त्म, क्यों, क्योंकि इसमें 23 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये ख़त्म हो गया।
अब दूसरी कंडीशन को हम देखेंगे। देखिए a प्लस बी 240 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इन दोनों में से a b दोनों हैं, तो इनका जो सम हो वो 240 हो कम से। 3 7 10 आएगा 0 और कैरी आएगा 1 और 3 1 4 और 4 ये 5, ये 250 बन रहा है और ये 240 है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में पता लगाना है, अब आसानी हो गई। अब हम बस डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 221 जो है ये डिविजिबल है, यानी कि ये भाज्य है। जो ये कह रहे हैं ना a और b एक भाज्य संख्या है, और वहीं हमने 227 देखा तो ये नॉट डिविजिबल है, ये अभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है, 19 मिल जाएगा। 19 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है हम इस, क्योंकि इन्होंने 3 कंडीशन दे दी। देखिए एक तो हो गया, इस एलसीएम निकालने के बाद एक ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन कैसे ख़त्म हुआ, इस कंडीशन से a प्लस बी इक्वल टू 240, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तीसरा कंडीशन जो इन्होंने पहले दे रखी थी अभाज्य और भाज्य वाली, यानी कि b क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, जो कि 227 डिविजिबल नहीं है और 221 है। किससे जाएगा, 13 से जाएगा। ठीक है, 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 13 1 और फिर 13 7, 13 इंटू 7 221 होता है। तो इस तरह से जाएगा, यानी कि ये वाली हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम सेट 2 में जाएंगे, इसके मैथ्स के सेट 2 में। तो आई होप आप लोग को सेशन सही लगा होगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, या फिर मेरी स्पीड ज़्यादा हो, या फिर अगर आपको सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा लगा हो, तो जैसा भी फीडबैक हो आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और इसके साथ हम ये बता दे रहे हैं आप लोगों की घटना चक्र का जो सॉल्यूशन है वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। ठीक है, तो जिनको मेरा सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार वो वाला देख लें जो भी इनको इजी लगे। और यहाँ पर बहुत से बहुत विद्वान लोग होते हैं, तो जो बहुत 1-2 स्टेप में देकर क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से बताएंगे ताकि कम से कम कमज़ोर लोग, जिनको ट्रिक्स नहीं आती है, जिनको सिंपली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करते हैं, तो उस सब का हम सोच कर यहाँ पर हमने सॉल्यूशन रखा है। थोड़ा सा ट्रिकी हो और थोड़ा सा बेसिक से रिलेट करे। ठीक है, थैंक यू सो मच।